हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में वो है अबाउट स्टोक्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई लिक्विड हम फेंकते हैं तो इन दैट केस जब वो लिक्विड आगे आगे बढ़ेगा तो वो हर एक लेयर लिक्विड की अपने नीचे वाले लेयर के ऊपर एक विस्कस ड्रैग लगाएगा, जिसकी वजह से ओवर द टाइम लिक्विड का जो फ्लो है वो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी को स्टडी करने का एक और तरीका भी है, विच इज कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ। सो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज स्टोक। उन्होंने 1845 में एक लॉ दिया था विच वाज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में हमें क्या सिखाया जाता है, जस्ट पे अटेंशन। सपोज अगर मैं बोलता हूं कि ये कोई कंटेनर है, सपोज नाउ दिस इज अ कंटेनर। नाउ इफ इट इज कंटेनिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ लिक्विड, फॉर एग्जांपल सपोज वाटर ले लेते हैं या फिर आप केरोसिन ले लो, हनी ले लो, कोई भी ले लो। सपोज फिलहाल के लिए वी हैव टेकन अ सर्टेन काइंड ऑफ लिक्विड, करेक्ट। इसमें अगर हम एक स्फेरिकल बॉल डाल देते हैं, सपोज एक स्टील का छोटा सा इतना स्फेरिकल बॉल अगर हमने इसके अंदर प्लेस किया, नाउ दिस बॉल suppose it has a radius r, so suppose r is equal to radius of ball, correct। suppose rho is equal to डेंसिटी ऑफ वाटर, सपोज, करेक्ट। या फिर डेंसिटी ऑफ बॉल, वाटर को हम अलग लेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉल सपोज, करेक्ट। सपोज नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, करेक्ट। अगर ये बॉल आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ अगर मूव होता है विद वेलोसिटी v सपोज, करेक्ट, देन जो इसके ऊपर फोर्स आएगा, करेक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ विस्कस फोर्स। नाउ हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर सपोज आपके पास इस कंटेनर में यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पानी है, मैंने यहाँ पर स्फेरिकल बॉल डाल दिया तो एक सर्टेन स्पीड से नीचे जाएगा, करेक्ट। बट अगर सपोज मैंने इसके अंदर अब पानी निकाल के हनी भर दिया इतने लेवल पे, और अगर हम इसे क्या करते हैं कि अगर सपोज हम वही बॉल डाल देते हैं, तो क्या अब दोनों बॉल्स की जो स्पीड है वो सेम होगी? नहीं, करेक्ट। क्योंकि हनी में जो बॉल है उसका स्पीड कम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज हमने ये स्टडी किया है अगर स्पीड कम हो रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपोजिशन फोर्स ज्यादा है। अपोजिशन फोर्स का मतलब क्या होगा? विस्कस फोर्स। मतलब इन केस ऑफ हनी द विस्कस फोर्स इज मोर, करेक्ट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू स्टोक दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम क्वांटिटीज, और उन्हीं को हमें स्टडी करना है। सो ये लॉ भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सा सिंपल सा ही लॉ है। सो अकॉर्डिंग टू स्टोक इस पे जो अपवर्ड viscous force आ रहा है, now that force will be called as a viscous force, correct। so now that viscous force is, first of all, it is directly proportional to the coefficient of viscosity of the liquid। obviously liquid जितना ज्यादा viscous होगा फोर्स उतना ही ज्यादा आएगा। पानी कम विस्कस है, हनी ज्यादा विस्कस है, तो पानी के केस में कम फोर्स आएगा, हनी के केस में ज्यादा विस्कस फोर्स आएगा, विस्कस ड्रैग ज्यादा आएगा। सो इन दैट केस Fv is proportional to neta। सेकेंड, Fv is proportional to radius of the object। तो जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जा रहा है उसके रेडियस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना विस्कस फोर्स आएगा। अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका जो विस्कस फोर्स होगा उसके ऊपर जो लगेगा वो कम लगेगा। अगर थोड़ा सा रेडियस उसका ज्यादा है सो इन दैट केस वो फोर्स ज्यादा लगेगा। एंड द थर्ड वन इज विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आल्सो। मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी से वो मूव होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर क्या आएगा, विस्कस फोर्स आएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने इस बॉल को जस्ट ड्रॉप किया तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। लेकिन अगर आपने ऊपर से इसको ऑलरेडी फेंका हुआ है, यहां से आपने इसको अगर ऐसे फेंका है तो जब वो अंदर पहुंचेगा तो थोड़ा सा स्पीड उसका ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली, तो उसमें आने वाला विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा उस वक्त, करेक्ट। सो ये तीन चीजें जो है अगर हम इसको कंबाइनली लिखते हैं सो दैट विल बिकम विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आरवी, करेक्ट। अब इनके लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उन्होंने फाइंड आउट किया था वो था 6 पाई। व्हाट वाज द कांस्टेंट? इट वाज 6 pi, so the formula will become 6 pi neta r v। This is one of the most important equations of fluid mechanics, correct। so it is Stokes law, Fv is equal to 6 pi neta r v। अगर अब हम इसे डायमेंशनल एनालिसिस से अगर देखते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा दैट नीटा आर वी का कंबाइंड डायमेंशन विल बी सेम एज फोर्स का डायमेंशन। इसीलिए डायमेंशनली ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। और कभी भी अगर कोई फ्लूइड, ठीक है, किसी दूसरे या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से अगर पास हो रहा होगा तो आप ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हो। अब मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा।
अगर किसी लिक्विड में कोई सॉलिड अगर जा रहा है, गिर रहा है, तो भी ये वैलिड है, या फिर एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदे अगर गिर रही है। सी एटमॉस्फेयर इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड एंड उसके कंपैरेटिवली जो पानी की बूंदे उनकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो भी तो सबमर्ज होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। सो इन दैट केस आल्सो स्टोक्स लॉ इज वेरी वेरी यूजफुल, करेक्ट। सो ये स्टोक्स लॉ का जो इक्वेशन है Fv इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आरवी, ये अब हमें समझ में आ गया है। सो इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ ऐसे मूव होता है तो उस वक्त इसके ऊपर जो ये वेलोसिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, और वो कांस्टेंट होने के बाद उसे बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, और वो टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन हम लोग अब देखेंगे। जस्ट पे अटेंशन। अगर सपोज हम इसका डायग्राम निकालते हैं, जैसे कि सेम ही डायग्राम रहेगा इसका। सो सपोज अगर ये कोई कंटेनर है, उसके अंदर अगर ये लिक्विड है लाइक दिस, करेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अंदर मूव हो रहा है, राइट। सो अब इसके ऊपर टोटल 3 फोर्सेस आएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो उसका खुद का वेट ही आएगा। सो हम इसे लिखेंगे दैट इज वेट, करेक्ट। सेकेंड जो फोर्स आएगा वो आएगा इस लिक्विड के ऊपर, जो कि अभी अभी हमने देखा वो था विस्कस फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ आएगा, करेक्ट। सो सपोज अगर मैं विस्कस फोर्स की बात करता हूं, सो जस्ट पे अटेंशन, इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी विस्कस फोर्स। एंड ऑल्सो एक और फोर्स आएगा, एज ये बॉडी जो है वो लिक्विड के अंदर है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से इसके ऊपर अपथ्रस्ट भी आएगा। अपथ्रस्ट मतलब जो ऊपर की तरफ फोर्स है, ठीक है ना। सो हम इसे यू लिख देंगे, सो इट विल बी अपथ्रस्ट, करेक्ट। इसमें किसी को कुछ भी वैसे तो इश्यू नहीं होना चाहिए, राइट। अगर मैं बोलता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो डेंसिटी है वो है रो, और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है सिग्मा, एज वेल एज इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड का, दैट इज सपोज नीटा, करेक्ट। सो इन दैट सिनेरियो ये जब नीचे जाएगा तो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हिच एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद इन द फ्लूइड आफ्टर सर्टेन टाइम। सो कुछ समय के बाद जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू हो जाता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ, करेक्ट, टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ विस्कस फोर्स के बारे में हमें पता है, विस्कस फोर्स जो है इस केस में वो होगा 6 पाई नीटा आरवी, जैसे कि हमने देखा था स्टोक्स लॉ में। सो स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट ही क्या है, दैट द विस्कस फोर्स व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द coefficient of viscosity, it is directly proportional to the radius of the object and it is directly proportional to the velocity of the object, correct। so Stokes law का ये जो स्टेटमेंट है जो कि उनके फॉर्मूले पे ही डिपेंडेंट है, 6 पाई नीटा आरवी पे, करेक्ट। तो इसके बारे में अब हम पूरा देखेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे, जस्ट पे अटेंशन। उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रो। सो रो क्या है, सो रो इज, इट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। व्हाट इज सिग्मा, sigma is density of liquid, correct। next what is neta, neta is coefficient of viscosity of the liquid, correct। ये हमको पता है। सपोज मैं बात करता हूं v का, v will be terminal velocity, जो हमें फाइंड आउट करना है आगे जाके, ठीक है। सो इन दैट केस होगा क्या, जस्ट पे अटेंशन, जब भी ये बॉडी लिक्विड के अंदर जाएगी, सो इसका जो वेट है वो कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। अपथ्रस्ट है, वो बॉडी अंदर की तरफ आ गई है, मतलब जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो तो सेम ही रहेगा, सो अपथ्रस्ट विल आल्सो बी कांस्टेंट। बट ये जो विस्कस फोर्स है वो इनिशियली कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बेसिक्स जो हम लोगों ने स्टडी किया था, दैट द विस्कस फोर्स इज 6 पाई नीटा आरवी, इट मींस द विस्कस फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी, करेक्ट। इनिशियली क्या होता है, शुरुआत में इसका जो वेलोसिटी है लिक्विड का अंदर बॉडी का जाने का, तो ये जो बॉडी लिक्विड के अंदर जब जाती है, स्लोली स्लोली उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए स्लोली स्लोली ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता है, करेक्ट। तो इसे हम ध्यान रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जस्ट पे अटेंशन, हो क्या रहा है, जस्ट पे अटेंशन, ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेस ऑन द body is moving in the downward direction, it means the effective force का मतलब होता है सबका मिला के फोर्स, जो फाइनल फोर्स है, it is downward,
सो अगर मैं उसे इस नोटेशन से नोटेट करता हूं, सपोज कि ये बॉडी जो डाउनवर्ड जा रही है, करेक्ट, विद द फोर्स F. सो अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, जो कि एंट्रेंस का एक अंदर हम स्टडी करेंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे कि हम बोल रहे हैं, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी या फिर नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इक्वल्स टू फाइनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज इज इक्वल टू द फाइनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडीज. अगर ये लॉजिक हम लगाते कि बॉडी के ऊपर आने वाले जितने भी टोटल फोर्सेस है, फाइनली उनका जो वैल्यू रहेगा उतने वैल्यू से या फिर उतने फोर्स से बॉडी फाइनली मूव करेगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक, F, that is final effective force, F is equal to, it will be टोटल डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो नेट फोर्स, अब इसी के डायरेक्शन में अगर इसको हमने प्लस लिया है तो इसके डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उसको हम प्लस लेंगे, और उसको अपोज करने वाले फोर्स को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे. सो दिस इज वेरी सिंपल. तो हम क्या लेंगे, F इज इक्वल टू, सिंपल है, W माइनस ये दोनों भी जो है वो ऊपर की तरफ है, सो इट विल बी अपथ्रस्ट प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स. इनिशियली होता क्या है, W कांस्टेंट है, जस्ट इमेजिन W कांस्टेंट है, U भी कांस्टेंट है, करेक्ट, बट FV जो है वो बढ़ते जा रहा है. FV के बढ़ने से दिस होल क्वांटिटी विल इंक्रीज, दिस होल क्वांटिटी विल गो ऑन इंक्रीज. इट मींस वेट में से जब वो सब्ट्रैक्ट होते जाएगा, करेक्ट, सो इन दैट केस फोर्स आहिस्ते आहिस्ते फाइनली रिड्यूस होते जाएगा, करेक्ट. सो अगर ये लॉजिक आप समझ रहे हो, इफ दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, दिस होल टर्म गोइंग टू इंक्रीज, ये इंक्रीज्ड टर्म मतलब बढ़ी हुई टर्म अगर आप वेट में से माइनस करते जा रहे हो बार बार, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आहिस्ते आहिस्ते क्या होते जाएगा, कम. इसका मतलब है इस बॉडी पे जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो कुछ समय के बाद इसका जो फोर्स है वो आहिस्ते आहिस्ते क्या होते जाएगा, कम, और एक टाइम पे ये जो फोर्स होगा दैट विल बी जीरो. इट मींस ये फोर्स कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कम होते जा रहा है. और जिस वक्त वो फोर्स जीरो हो गया, सो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर बॉडी के ऊपर अब नेट फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है, सो बॉडी विल आइदर स्टॉप, अगर वो स्टॉप कंडीशन में है तो स्टॉप ही रहेगी, और अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहेगी. इट मींस, जस्ट पे अटेंशन, इनिशियली व्हेन बॉडी इज हियर, सपोज अगर मैं बोलता हूं दिस इज पोजीशन एट टॉप, बॉडी पहले टॉप पे था, जब आपने उसे छोड़ा तो आहिस्ते आहिस्ते उसका वेलोसिटी स्लोली स्लोली बढ़ते गया, बिकॉज इट वाज इनिशियल वेलोसिटी एज जीरो. आहिस्ते आहिस्ते उसका वेलोसिटी क्या होते गया, बढ़ते गया, करेक्ट. जैसे ही उसका वेलोसिटी बढ़ते गया, वेलोसिटी की वजह से विस्कस फोर्स भी बढ़ते गया, करेक्ट. विस्कस फोर्स के बढ़ने से नेट फोर्स जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होते गया, और जैसे एक टाइम पे वो नेट फोर्स हो गया जीरो, इसका मतलब है अब इफेक्टिव फोर्स बॉडी पे जीरो है, मतलब बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग नो फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो, करेक्ट. सो इस वक्त बॉडी का जो मोशन है वो कंटिन्यू होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट मींस आफ्टर दिस पॉइंट बॉडी विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. तो इसको क्या बोला जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका सिंबल है Vt, करेक्ट. अगर आप गौर से देखो, ठीक है, व्हेन V increases at a certain point, net force F becomes जीरो. तो अगर ये जीरो हो गया तो सपोज अगर मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूं, therefore इक्वेशन 1 क्या बनेगा, therefore इक्वेशन 1 becomes, करेक्ट, जीरो is equal to W minus U plus FV, करेक्ट. अगर ऐसा ही है, so can we say that W, अब ये माइनस जो यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. so therefore just pay attention, अब हम आगे बढ़ेंगे. therefore U plus FV is equal to W. अब हमें इन सभी की वैल्यूज मालूम है ना. what is U? it is upthrust. अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है, मास या फिर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. सो अपथ्रस्ट इज मास इनटू ग्रेविटी, बट ये लिक्विड का रहेगा, करेक्ट. प्लस व्हाट इज एफवी, एफवी हमें पता है कि इट इज बाय स्टोक्स लॉ 6 पाई नीटा आरवी, सो इट इज 6 पाई नीटा आरवी, करेक्ट.
And what is W? W is again weight, mass into gravity, but that time the weight is due to object. Correct? Now जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, मतलब जो फोर्स है अब अगर वो जीरो हो गया है, उस वक्त की जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी. करेक्ट? इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस वेलोसिटी. करेक्ट? अगर हमें उस वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी. वो कुछ ये है, इट इज 6 पाई नीटा आर वी को हम यहीं पर रखेंगे एंड इट विल बी एम ओ जी माइनस ये एम एल जी उधर जाएगा, सो इट विल बी एम एल जी. करेक्ट? Now next it is 6 pi neta rv is equal to, correct, mass of the object according to the fundamental of density equation. Density is equal to mass upon volume, so mass is equal to density into volume. Correct? So अगर ऐसा ही है, so mass of object is density of object into volume of object. Correct? What is density of object symbol? Rho. So it is density into volume into gravity minus mass of the liquid which is displaced is equal to density into volume of the liquid which is displaced. So now density of the liquid is sigma. जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है उतना ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हो जाएगा. दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वन ऑफ द स्टेटमेंट. सो इन दैट केस द वॉल्यूम विल रिमेन सेम. सो जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट है उतना ही वॉल्यूम का पानी भी डिस्प्लेस होगा, सो दैट विल बी सेम एंड हियर इट विल बी जी. करेक्ट? नाउ जस्ट पे अटेंशन. This V, they are volume, and this V, it is velocity, है ना? So इस वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, like this. करेक्ट? सो हम वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा. सो कैपिटल V इज वॉल्यूम, ये हमें भूलना नहीं है, राइट? करेक्ट? ओके. सो अगर ऐसा ही है, सो अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कुछ इस तरीके से, देयरफॉर 6 पाई नीटा आर वी इज इक्वल टू वी जी कॉमन एंड रो माइनस सिग्मा जो रहेगा वो एक जगह पे रहेगा एंड इट विल बी v इंटू जी. करेक्ट? नाउ रिमेंबर, ये v को वापस कैपिटल ले रहा हूं मैं. दिस वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है? ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, बट ऑब्जेक्ट जो हमने कंसीडर किया था वो स्फेरिकल किया था. सो इन दैट केस अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वेशन बनाए, सो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? यस, क्या है? वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब. तो उसे ले लेते हैं. देयरफॉर 6 पाई नीटा आर वी is equal to rho minus sigma. Volume is 4/3 pi r cube into gravity. करेक्ट? तो सबसे पहले बात, यहीं पर जो हमें चीजें कट होते हुए दिख रही है उसे हम कैंसिल करेंगे. लाइक ये पाई गया, यहाँ पर ये पाई गया. करेक्ट? यहाँ से ये r जा रहा है, यहाँ से ये क्यूब जाएगा, स्क्वायर बचेगा. राइट? इधर 4 है, इधर 6 है, तो 2 से कटेगा. 2 2s are 4, 2 3s are 6. करेक्ट? अब अगर ऐसा ही है, सो यहां पर जो चीजें बची है वो सिर्फ बची है 3 नीटा एंड v. इसमें से 3 और नीटा अगर हमने उधर भेज दिया डिनोमिनेटर में तो हमें v का इक्वेशन मिल जाएगा. इट इज वेरी सिंपल. सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ v? v इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 3 है और ये 3 उधर जाएगा तो इट विल बी 9 रो माइनस सिग्मा. करेक्ट? इंटू r इंटू g. करेक्ट? डिवाइडेड बाय नीटा. राइट? सो दिस इज द इक्वेशन और यहां पर स्क्वायर है, सो इट शुड बी स्क्वायर. करेक्ट? सो इन दैट केस रो माइनस सिग्मा 2 तो रहेगा ही, आर स्क्वायर इंटू जी और डिवाइड में ये सारी टर्म जो है वो चली जाएंगी और यहां से हमें जो इक्वेशन मिलेगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में सबमर्ज होगा या फिर कोई भी पानी की बूंदे जब बारिश गिरती है तब जब एटमॉस्फेयर से सबमर्ज होंगी, एट दैट टाइम दिस वेलोसिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. करेक्ट? अगर कभी कभी होता है कि कोई पानी है उसके अंदर हमने अगर सपोज ग्रीस के ड्रॉप्स अगर डाल दिए, सो अकॉर्डिंग टू वाटर एंड ग्रीस इज डेंसर. सो इन दैट केस ग्रीस के ड्रॉप जो वो नीचे 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 जाएंगे पानी के अंदर, उस वक्त भी आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो. करेक्ट? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. इसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है बिकॉज इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स आपके एंट्रेंस और बोर्ड्स दोनों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. करेक्ट? थैंक यू सो मच.